नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां। जीन स्थानांतरण की, ये जो पादपों में जीन स्थानांतरण किया जाता है किसी दूसरे का, आप कह सकते हो डीएनए जब पादपों के अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है तो जो फिर पादप है वो रूपांतरित पादप कहलाएगा या ट्रांसजेनिक पादप कहलाएगा, जो अभी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। तो इससे क्या फायदा है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो उससे पहले हमें जो डीएनए का स्थानांतरण है या जीन स्थानांतरण है वो किन विधियों के द्वारा पादपों में होता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक महत्व व लाभदायक पादपों के लिए जीनों का इन पादपों में एक तो स्थानांतरण वे स्थानांतरित जीनों द्वारा इन पादपों में अभिव्यक्ति करना ही उत्तक संवर्धन का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। देखो क्या लैंग्वेज क्या कह रही है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी आर्थिक महत्व के पादप हैं या और जो दूसरे अन्य लाभदायक पादप हैं उनमें जीनों का एक तो स्थानांतरण, यानी ऐसे पादप जो आर्थिक दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो लाभदायक हैं, या जैसे औषधीय पादप हैं, है ना, और आपके जो धान है ना, धान प्रदान करने वाले पादप हैं। तो ये सारे पादप के बहुत ही महत्व के होते हैं। तो इस प्रकार के पादपों में जीनों का एक तो स्थानांतरण करना, जीनों को स्थानांतरित करना, और स्थानांतरित होने के बाद में उनकी अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि हमने जीन स्थानांतरित किए जिन पादपों में, जिन आर्थिक महत्व के पादपों में जीनों का स्थानांतरण किया है, तो अब क्या होगा उसके अंदर, यदि हमने दूसरे का डीएनए मिला दिया उन पादपों के अंदर, तो अब दूसरे का डीएनए मिलाने पर वो पादप है वो कुछ नए लक्षण प्रकट करेगा, या आप कह सकते हो कि जिन जीन्स का हमने स्थानांतरण किया है या जिन जीनों को, जिस डीएनए को हमने उन पादपों के अंदर डाला है, अब वो क्या करेंगे वहां पर जाकर, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ उनका काम इतना यही खत्म हो जाता है कि बस डीएनए डाल दिया और बस काम खत्म। वो डीएनए हमने इसलिए डाला है क्योंकि वो जीन है या जो डीएनए है वो अपने लक्षण उन पादपों के अंदर प्रकट करेंगे। जो पादप लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने स्वयं के डीएनए, अपने स्वयं के जीन्स के द्वारा, तो दूसरे का जीन या दूसरे का डीएनए जब हम इन पादपों में डालेंगे तो कुछ विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट करेंगे। तो ये लक्षण प्रकट करना या जीनों का स्थानांतरण, ये ही क्या है, पादप उत्तक संवर्धन का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। यानी ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई जीनों का पादपों में स्थानांतरण होता है और पादप फिर उस जीन के हिसाब से अपने लक्षण प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के पादपों में जीनों का स्थानांतरण परपोषी के संजीन, देखो आपकी किताब में संजीन दिया हुआ है, संजीन का मतलब होता है जीनोम,
इसमें पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो आ जाता है वो जीनोम होता है। तो परपोषी के संजीन या जीनोम में क्या है, अनिश्चित या वांछित स्थान पर किया जा सकता है। तो ये जो पादप हैं जिनके अंदर हम जीनों का स्थानांतरण कर रहे हैं, उन पादपों में या तो जो जीन्स हम डाल रहे हैं वो अनिश्चित स्थान पर कहीं पर भी उसको जोड़ सकते हैं। पादपों की कोशिकाओं में परपोषी कौन हो गया, यहां पर पादप हो गया, तो उस परपोषी के अंदर हमने कहीं पर भी इन जीनों को स्थानांतरित कर सकते हैं, कोई स्थान निश्चित नहीं है। या जहां पर हमें पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए पौधे के हमें स्तंभ तक का, स्तंभ मान लीजिए किसी पौधे का, हमें कोई एक पौधा है, सपोज कीजिए एक पौधा है जिसकी कलियां अच्छी लग रही हैं, मतलब फलियां अच्छी लग रही है, उत्पादन ठीक है, इसकी जड़ें भी मजबूत रह रही है जिसके कारण वो जमीन में जल्दी से गिरता नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि इसका जो तना है वो बड़ा पतला है, तना क्या है, पतला है, तना क्या है, कमजोर है। तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए थोड़ी सी भी तेज हवा चलेगी तो तना वो टूट सकता है। जब तना टूट जाएगा, पौधा नीचे गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पौधा नष्ट हो सकता है, उत्पादन हमारा घट जाएगा। तो अब हमें इस संपूर्ण पादप, यहाँ का हिस्सा ठीक है, जब ये भी ठीक है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। तो अब हमने स्थान चिन्हित कर लिया कि हमें कोई जो जीन है, इस प्रकार का जीन जो कि इसके तने को मजबूत कर सके। हमें ऊपर वाले हिस्से से मतलब नहीं है, नीचे वाले हिस्से से भी हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोर से मतलब नहीं है और आपके इसके मूल से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्तंभ से। क्यों? कि स्तंभ कमजोर है और हमें इसे मजबूत बनाना है। तो जब बाहरी जो जीन्स हैं, ऐसा जीन हमें लाना है जो इस प्रकार की जो जीन्स हमें यहाँ पर स्थानांतरित करने हैं, इसमें भी चुने हुए जीन्स ही होते हैं, ऐसे नहीं हर कोई जीन इसमें उठा के डाल दिया। इसमें इस प्रकार के जीन स्थानांतरित करेंगे जो कि इस तने को मजबूत कर सके, या उसमें इस प्रकार के लक्षण होने चाहिए कि इस तने को वो क्या कर सके, थोड़ा मजबूत कर सके, जिसके कारण वो हवा में टूटे नहीं, पादप नष्ट ना हो। तो हमने एक वांछित स्थान देख लिया है और ये वांछित स्थान क्या है, ये तना। तो जब पादपों में इन जीनों का स्थानांतरण किया जाता है तो या तो किसी अनिश्चित स्थान पर कहीं पर भी इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, या फिर किसी वांछित स्थान पर इनका स्थानांतरण किया जाता है। अब कृषि वानिकी व औषधीय महत्व के पौधों में इन जीनों का स्थानांतरण व इन जीनों की अभिव्यक्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। किसको? कृषि वानिकी और औषधीय महत्व के पौधों में जो जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरी क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला तो ये आ जाएगा कि जीन स्थानांतरण, पादपों में जीन स्थानांतरण, ठीक है, पादपों में जीन का स्थानांतरण होता है। फिर दूसरा आ जाएगा ट्रांसजेनिक पादप। अब हमने पादपों में जब जीन का स्थानांतरण कर दिया तो पादप क्या हो जाएगा? अब वो पादप सिर्फ प्लांट्स नहीं कहला पाएगा, अब वो पादप क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक, है ना।
उसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब उस पादप के अंदर, समझिए देखो, अब उस पादप के अंदर स्वयं का डीएनए तो है ही। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट, तो इसके अंदर स्वयं का डीएनए भी है, प्लस हमने बाहर से डीएनए भी क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो अब ये जो डीएनए बनेगा, ये जो डीएनए बन रहा है दोनों के मिलने से, ये जो डीएनए बनेगा उसको आप सिर्फ डीएनए नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए। हमने पहले भी पढ़ा है पुनर्योगज डीएनए, है ना। जब दो डीएनए आपस में मिल जाते हैं तो बनने वाला जो नया डीएनए या तीसरा जो डीएनए होता है वो पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसी प्रकार जब पादपों में जीनों का स्थानांतरण होता है तो वो सिर्फ पादप नहीं रह जाता, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हमने उस पादप के डीएनए में किसी दूसरे का डीएनए भी क्या कर दिया, समाकलित कर दिया है, उसके अंदर समाहित कर दिया है। तो अब जो पादप उससे निर्मित होगा या विकसित होगा वो ट्रांसजेनिक पादप कहलाएगा। तो ये जो जीन स्थानांतरण है उसको हम इन दो रूपों में हम पढ़ते हैं, जीन स्थानांतरण के। अब आगे हम पढ़ेंगे विधियां इसकी और ट्रांसजेनिक पादप। तो अब हम पढ़ेंगे पादपों में, पहला पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां। तो पादपों में जीन स्थानांतरण, पादपों में जो जीन स्थानांतरण है मुख्यतः दो प्रकार से होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार से होता है पादपों में जीन स्थानांतरण। एक तो होता है वाहक निर्देशित, अर्थात अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। देखो 2 विधियां हम देख रहे हैं यहां पर, वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। यानी इसमें जो जीन का स्थानांतरण तो दोनों में हो रहा है, देखो यहां पर भी जीन स्थानांतरण लिखा है, यहां पर भी जीन स्थानांतरण हो रहा है, यानी जीन स्थानांतरण तो दोनों में होता है। लेकिन ये पहली वाली क्या है, वाहक निर्देशित, यानी इसका जो निर्देशन किया जाता है या ये जो जीन स्थानांतरण हो रहा है फर्स्ट प्रकार का, ये किसी वेक्टर यानी किसी वाहक के माध्यम से होता है। जीन का स्थानांतरण हो रहा है पादप कोशिकाओं में, उत्कों में जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन वो जीन अपने आप ही वहां पर नहीं पहुंच रहे, उनका स्थानांतरण है वो स्वयं नहीं हो रहा। पादपों की कोशिकाओं तक जो जीन्स जा रहे हैं वो अपने आप नहीं जा रहे हैं, उनको कोई वाहक लेके जा रहा है, कोई वेक्टर लेकर जा रहा है, यानी वो किसी के साथ में जा रहे हैं, अलग से नहीं जा रहे, वो किसी के साथ में जा रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का जो स्थानांतरण होगा उसे हम वाहक निर्देशित कहते हैं, जो ऐसा जीन स्थानांतरण जो किसी वाहक के माध्यम से होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण भी कहते हैं, क्यों ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, ये कैसा हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, जीन पादप उत्कों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, स्वयं वहां पर डायरेक्ट वहां पर नहीं जा पा रहे, इसलिए हम इसे वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, जैसे आपको नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जीनों का जो स्थानांतरण है उसमें किसी प्रकार की वेक्टर की, किसी प्रकार की वाहक की आवश्यकता नहीं होती, वाहक की कोई भूमिका नहीं या कोई आवश्यकता नहीं होती। और यहां पर क्या होती है, वाहक की मुख्य भूमिका होती है ना। तो ये जो वाहक निर्देशित अर्थात अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है उसमें वाहक की ही मुख्य भूमिका होती है, और प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में वाहक की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी भूमिका नहीं होती। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं वाहक निर्देशित
या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो इस प्रकार के स्थानांतरण में डीएनए का, या आप कह सकते हो जीन का, डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण किसी वाहक के माध्यम से होता है। हमने पहले भी ये देखा है कि भाई इसके लिए किसी न किसी वेक्टर की किसी न किसी क्या होती है, वाहक की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम ही वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है। तो इसमें आता है आप क्या, वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण है ना। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं वाहक निर्देशित, तो इसमें वाहक कौन हो गया, ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो ये एग्रोबैक्टीरियम यहां पर वाहक का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण है वो ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड यानी टीआई प्लाज्मिड पर आधारित होता है। ठीक है, अब ये टीआई प्लाज्मिड क्या है देखेंगे अभी आगे। सबसे पहले तो ये एग्रोबैक्टीरियम जो जीन स्थानांतरण है वो ट्यूमर मतलब यहां पर एक गांठ सी बन जाती है, पीठी का, जैसे अर्बुद भी कह सकते हो, पीठी का भी कहते हैं। तो इस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण है, तो उसके कारण यहां पर टीआई प्लाज्मिड का निर्माण होता है, और टीआई प्लाज्मिड के कारण ही ये पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो एग्रोबैक्टीरियम जीन स्थानांतरण द्विबीजपत्री पादपों व द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाने वाला व अन्य पादपों को संक्रमित करने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के द्वारा ये जो स्थानांतरण है, जीन स्थानांतरण है, यानी इस जो बैक्टीरिया है, वाहक है यहां पर, वो वाहक कौन है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, अब आगे देखो ये इसमें करता क्या है, यानी जो एग्रोबैक्टीरियम
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जीवाणु पादपों को क्या करता है? संक्रमित करता है, संक्रमित करता है। अब पादपों को संक्रमित करेगा तो उससे हो क्या रहा है? तो पादपों को संक्रमित करके ये जीवाणु अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक, मान लीजिए कोई प्लांट है और ये जीवाणु है यहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ये जीवाणु है। अब इसने क्या किया? अब इसने एक पादप है, द्विबीजपत्री प्लांट है, ये द्विबीजपत्री पादप है। इसको उसने क्या किया? द्विबीजपत्री पादप को इसने संक्रमित कर दिया, संक्रमण फैल गया। तो अब संक्रमित करेगा तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है वो क्या करेगा? कोशिकाओं का विभाजन करेगा, या उसको आप कह सकते हो प्रेरित करेगा पादप को कि भाई वो अपनी कोशिकाओं का क्या करे? विभाजन करे। लेकिन इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन है वो सामान्य रूप से नहीं होगा, वो क्या होगा? अनियंत्रित हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। यानी जो प्रोसेस कोशिका विभाजन में चलती है उस प्रोसेस से हटकर कोशिकाओं का विभाजन है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। तो अब जब कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाएगा, अनियंत्रित भी होगा, यानी प्लांट का उस विभाजन में है ना कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए वो अनियंत्रित हो जाएगा और साथ ही साथ अनियमित भी हो जाएगा, अनियमित विभाजन भी हो जाएगा। तो अनियंत्रित और अनियमित विभाजन होने के कारण ये जो द्विबीजपत्री पादप है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बैक्टीरिया के कारण अब क्या होगा? जब कोशिकाएं विभाजन बहुत ज्यादा करेंगी, कोशिकाएं अधिक मात्रा में विभाजित हो जाएंगी और अनियमित रूप से विभाजित होंगी तो इसमें एक वुंड बन जाता है, एक पिठिका बन जाती है। आप इसे गांठ भी कह सकते हो, गांठ कह दो, पिठिका कह दो या अर्बुद कह दो, एक ही चीज है। तो ये बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है वो बहुत ज्यादा अनियंत्रित रूप से, अनियमित रूप से कोशिकाओं का विभाजन कर रहा है और इस कोशिका विभाजन पर उस प्लांट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है ना। सारा का सारा कंट्रोल किसने ले लिया? इस बैक्टीरिया ने ले लिया। तो फिर पादप के अंदर क्या बन जाएगा? एक पिठिका का निर्माण होता है। तो ये जीवाणु अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण पादप में पिठिका या अर्बुद का निर्माण होता है, या आप कह सकते हो सामान्य बोलचाल की भाषा में एक गांठ का निर्माण हो जाता है, अर्बुद का निर्माण होता है। इस पिठिका को आप किरीट पिठिका या क्राउन गोल भी कहते हैं। क्राउन गोल भी आप इसको कह सकते हो, इस पिठिका को। ठीक है, तो क्राउन गोल और किरीट पिठिका या अर्बुद का निर्माण कैसे हो रहा है? जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ने पादप के अंदर जाकर पादप को संक्रमित किया। पादप को संक्रमित करने के पश्चात में कोशिकाओं का जो विभाजन है वो अनियमित कर दिया, अनियंत्रित कर दिया, जिसके कारण वो कोशिकाएं फिर इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। जब ये अर्बुद गांठ का निर्माण क्यों हो रहा है? कि बहुत जल्दी जल्दी कोशिकाओं का विभाजन होता है, अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है। तो सारी कोशिकाएं क्या होती है? एक गुच्छा, एक जल्दी जल्दी पास में क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होकर गुच्छा सा बना लेती है।
यानी एक गांठ सी बना लेती है, तो ये इस कारण होता है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो, जो क्राउन गॉल का निर्माण है, क्राउन गॉल का निर्माण पादपों में टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। जो क्राउन गॉल का निर्माण होता है पादपों में, वो टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। ठीक, अब पादपों में परपोषी के जीनोम में समाकलित टीआई प्लाज्मिड का डीएनए टीडीएनए कहलाता है ना। जब परपोषी कौन हो गया यहां पर पादप, तो पादप के अंदर जब टीआई प्लाज्मिड पहुंचेगा, और टीआई प्लाज्मिड कहां से प्राप्त हो रहा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के द्वारा टीआई प्लाज्मिड है वो उस पादप के अंदर पहुंच रहा है। तो उस टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो जब परपोषी के जीनोम में समाकलित हो जाता है, चला जाता है, तो अब उस डीएनए को हम टीडीएनए कहते हैं। अब आगे देखिए, इसी में ही आगे देखिए कि पादप कोशिकाओं में जो जीन का स्थानांतरण है, जीन का स्थानांतरण कहां पर किया जाता है, जो टीडीएनए है, टीडीएनए के दोनों सिरों के मध्य किया जाता है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा ना टीडीएनए, जो टीडीएनए है, टीडीएनए उसके दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। तो जो नया जीन ट्रांसफर किया जाएगा, ये टीआई प्लाज्मिड क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड में का जो डीएनए है वो टीडीएनए कहला रहा है। तो यहां पर ये वाहक का काम कर रहा है, तो हमें जो जीन स्थानांतरण करना है वो यहां पर इन दोनों के जो डीएनए है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए है, उस डीएनए के दो भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। इस बीच वाले भाग में वो जो ट्रांसफर जीन है उसको हमें यहां पर ट्रांसफर करना होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के संक्रमण से या तो क्राउन गॉल या रोमिल मूल यानी हैरी रूट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम संक्रमण फैलाएगा द्विबीजपत्री पादपों के अंदर। ठीक है, तो या तो किसका निर्माण हो रहा है, क्राउन गॉल का निर्माण हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा था, पीठिका का निर्माण हो रहा है, या रोमिल मूल, या पादप के अंदर जो ऐसे पतली पतली ऐसे रोमिल बालों के समान जड़ों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए इसके अंदर, लेकिन ये सब डिपेंड किस पर करता है, क्राउन गॉल का निर्माण या आपके रोमिल मूल का जो निर्माण हो रहा है, ये आपके एग्रोबैक्टीरियम, तो ये है एग्रोबैक्टीरियम के भेदों पर निर्भर करता है या प्रकारों पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के एग्रोबैक्टीरियम से या तो क्राउन गॉल का निर्माण होगा या हैरी रूट का निर्माण होगा, रोमिल मूल का निर्माण होगा। तो ये सब चीज है
कि भाई क्राउन गोल या हैरी रूट का निर्माण हो रहा है, ये एग्रोबैक्टीरियम के अलग अलग प्रकार के जो भेद हैं उन पर निर्भर करता है। अब क्या है कि प्रारंभ के अंदर हम बात करें तो प्रारंभ में एग्रो बैक्टीरियम को पादपों का एक रोगजनक माना गया था कि भाई ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये क्या कर रहा है, पादपों के अंदर रोगों को फैला रहा है, प्रारंभ के अंदर ऐसा माना गया था कि एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है उसके अलग अलग जो जातियां हैं वो पादपों में रोग फैला रही है। परंतु बाद में जीन स्थानांतरण में इस बैक्टीरिया की भूमिका को देखते हुए ये धारणा बदल गई। कौन सी धारणा बदल गई कि भाई ये रोगजनक है। ये रोगजनक सिर्फ रोगजनक नहीं, इसके अलावा भी इसका कुछ काम है, इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अब एग्रोबैक्टीरियम को आनुवंशिक अभियांत्रिकी का अभियंता यानी इंजीनियर भी कहा जाता है, तो आप इसको इंजीनियर भी कह सकते हो। किसको? एग्रोबैक्टीरियम को। जो आधुनिक आनुवंशिक अभियंता है उसमें हम इसको इंजीनियर की श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रोगजनक ही नहीं है बल्कि ये क्या करता है, जो जीन्स का स्थानांतर जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है। अब आगे देखिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जीवाणु द्वारा क्या होता है, ट्यूमर यानी अर्बुद या गांठ, जीवाणु द्वारा ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है। अतः ट्रांसजेनिक पादप में भी अर्बुद या आप कह सकते हो पिठिका होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हम इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस वाहक के काम कर रहा है, वाहक के रूप में कार्य कर रहा है। तो वाहक के रूप में काम तो कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक ट्यूमर पैदा करता है, गांठ पैदा करता है। इसलिए जो ट्रांसजेनिक पादप होंगे तो उनमें भी क्या होगा, ट्यूमर बनने की संभावना रहेगी, ट्यूमर बन सकता है। इसलिए अब हमें ट्रांसजेनिक पादपों में क्या है, ट्यूमर नहीं चाहिए होता है। ट्यूमर होगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना, उसका जो आर्थिक महत्व है वो कम हो जाएगा। अतः इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए के उस स्थान या भाग को हटा दिया जाता है जिससे अर्बुद होने की क्या होती है, संभावना बनती है।
है ना। तो हमें टी डीएनए जो एग्रोबैक्टीरियम का जो सॉरी टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड के जो टी उसका जो डीएनए है, उस डीएनए में से उस स्थान को वहां से हटा लेना है जिसके कारण अर्बुद होने की संभावना होती है। अब वांछित डीएनए को स्थानांतरण परपोषी के जीनोम में कर दिया जाता है, जिससे ट्रांसजेनिक पादप में क्या होगा, अर्बुद का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो जीन स्थानांतरण है वाहक द्वारा वो संपन्न होता है ना। फिर से देख लीजिए आप के पादपों के अंदर जीनों का स्थानांतरण करवाया जाता है, यानी उन पादपों के अंदर किसी दूसरे का डीएनए समाकलित करवाया जाता है उनके जीनोम के अंदर। तो जो ये स्थानांतरण है, ये स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डायरेक्टली जिसे वाहक निर्देशित जीन स्थानांतरण कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट या एक तो होता है डायरेक्ट जिसे प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं, एक होता है आपका इनडायरेक्ट या वाहक निर्देशित। इसमें किसी न किसी वेक्टर की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा था वाहक के रूप में हमने यहाँ पर क्या लिया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है, ये एक जीवाणु होता है जो कि द्विबीजपत्री पादपों को, है ना, और दूसरे अन्य प्रकार के पादपों को संक्रमित करता है। और इसके संक्रमण के द्वारा क्या होता है कि इन पादपों को जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु है संक्रमित करता है तो उसके अंदर एक पीठिका या गांठ का निर्माण हो जाता है, पीठिका या गांठ का निर्माण हो जाता है। और इस जैसे ही ये जीवाणु है इन पादपों को संक्रमित करता है तो ये जो गांठ है वो उसका निर्माण होता है, और इसे क्राउन गोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन गोल, या आप इसको किरीट पीठिका भी आप इसको कह सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के जो एग्रोबैक्टीरियम है, अलग अलग प्रकार के जो एग्रोबैक्टीरियम है वो तो या तो क्राउन गोल का निर्माण करेंगे, या कुछ एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या करेंगे, वो रोमिल मूल का निर्माण करेंगे, हेयरी रूट्स का निर्माण करते हैं। तो अब लेकिन जब ये आपका जो जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसके द्वारा जीनों का स्थानांतरण हो रहा है, डीएनए पहुंच रहा है परपोषी कोशिका के अंदर, लेकिन इस जीवाणु के द्वारा क्या होता है, अभी हमने देखा है कि अर्बुद या गांठ या पीठिका का होने की संभावना होती है। तो इसके द्वारा फिर जो ट्रांसजेनिक पादप का निर्माण हो रहा है, उस ट्रांसजेनिक पादपों में भी क्या होता है, इस गांठ की या इस अर्बुद की बनने की संभावना रहती है। तो हमें करना क्या होता है कि इसके जो डीएनए है, जिसे टी डीएनए कहते हैं, टी डीएनए में से उस स्थान को हटा देते हैं जिससे अर्बुद या गांठ के निर्माण होने की संभावना बनती है। तो उसके बाद में फिर उस पादप कोशिका के अंदर इसका संवर्धन करवाया जाता है ना, और उसके बाद में जो पौधा प्राप्त होगा उसके अंदर किसी प्रकार का क्राउन गॉल का निर्माण नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।